हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज का जो ये वीडियो है, ये जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली बेसिस पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आपके साथ शेयर करते हैं इन वीडियोस के थ्रू। बट आज का ये वीडियो उन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने भी बहुत सारी हज़ारों वैकेंसीज अब तक शेयर करी होंगी और आप और भी मीडियम्स के थ्रू बहुत सारी वैकेंसीज देखते हैं। बट एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और कई जगह पे आप अप्लाई भी कर रहे होंगे, कई जगह से कॉल भी आई होंगी, इंटरव्यू भी आपने दिया होगा, तो सिलेक्शन नहीं होता है कई बार। हमने इस वीडियो में अपने पूरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बताने की कोशिश करी है कि आप कैसे अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आप अप्लाई करते हैं, आपके साथ हो सकता है सैकड़ों हजारों लोग अप्लाई करते हैं और उसमें से अगर आपको मौका मिलता है इंटरव्यू के अटेंड करने का, तो आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे उसको अपने आप को कामयाब कर सकते हैं उसमें, ये हमने कवर करा है। अच्छे से इसको समझने के लिए अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी इसका फायदा होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको वो समझना होगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उसमें। तो हमने कई सारी स्लाइड्स में सब कुछ कवर करा है, कौन कौन से एरियाज पे आपने फोकस करना है और फिर किस किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सब भी इसमें हमने कवर करा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं तो कौन कौन से एरियाज पे आपने फोकस करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली पार्ट इसमें आता है प्रिपेयर अ गुड रिज्यूमे एंड कवर लेटर। अब ये एक ऐसी चीज है जो इनफैक्ट जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, ये तब आपने नहीं बनाना है, उसके भी पहले बनाना है। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू करते हैं या इनफैक्ट जब आप जॉब देखना शुरू करते हैं, तब आपने इसके ऊपर काम करना है। और बहुत ही क्रिटिकल चीज है। हमारे पास भी कई कमेंट्स आते हैं वीडियोस पे कि हमने इतनी जगह पे अप्लाई किया, कहीं से कभी कॉल नहीं आया है। एक बहुत बड़ा कारण उसका हो सकता है कि आपका रिज्यूमे अच्छा नहीं है। आपके पास हो सकता है रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी हो, आप क्वालिफाइड भी हो, बट अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं उस रिज्यूमे में, तो आपको कॉल आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसके ऊपर एक्चुअली हम एक पूरा वीडियो अलग से बनाएंगे कि आप एक अच्छा रिज्यूमे कैसे तैयार कर सकते हैं। बट ये फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अगर किसी एक स्कूल में एक पोजीशन के लिए 100 रिज्यूमे आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि एचआर वाले उसको हर रिज्यूमे को लेके डिटेल में पढ़ते हैं। अगर पहले 5-10 सेकंड में आपका रिज्यूमे उनका अटेंशन ग्रैब कर सकता है, उनको इंटरेस्टेड बना सकता है, तभी चांसेस हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट करा जाए इंटरव्यू के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कवर लेटर तो बहुत सारे लोग शायद अवेयर भी नहीं होंगे और बहुत कम ही लोग इस पे काम करते हैं। बट अगर आप अच्छे स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन सकता है और बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आने में। तो अलग से भी इस पे वीडियो एक बनाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग बहुत ही जरूरी है कि आपका रिज्यूमे हो और मैक्सिमम 2 पेज का हो। बेटर स्टिल अगर 1 पेज का है तो बेटर है। अगर 2 पेज में आप कुछ ज्यादा ही कंटेंट है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, 2 पेज से ज्यादा कभी उसमें नहीं होना चाहिए आपका रिज्यूमे जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये एक पॉइंट है फिलहाल जो हम इस पे ध्यान रख सकते हैं। फिर इसमें आता है जो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस एरिया से पूछे जाते हैं। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है, भले ही आप स्कूल टीचर के इंटरव्यू के लिए जाएं या इवन आप कॉर्पोरेट्स में जाएं या इवन आप सिविल सर्विसेज में जाएं, उसमें भी चांसेस अच्छी हैं। या इनफैक्ट दुनिया के किसी भी इंटरव्यू में जाएं, अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर एक्सपीरियंस। तो आपका जो जो पर्सनल बैकग्राउंड रहा है, आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, अगर कोई एक्सपीरियंस आपको है, उसके ऊपर आपने एकदम बहुत अच्छे से तैयार करना है। सारी उसकी एस्पेक्ट्स को आपने तैयार करना है। इसके डिटेल में हम जाएंगे आगे की स्लाइड्स में। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है टीचिंग एंड हैंडलिंग ए क्लास। और कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो 2 एस्पेक्ट तो आपकी उसकी होंगी। एक तो आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस। दूसरा है आप उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को कैसे क्लासरूम में यूटिलाइज कर पाते हैं, प्रैक्टिकली आप उसे इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन और इससे जुड़ी हुई सारी जो एस्पेक्ट्स हैं, ये उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हैंडल करता है।
तो आपको आप पढ़ाएंगे कैसे, आपकी टीचिंग फिलॉसफी क्या है, आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, आप क्लास को कैसे हैंडल करेंगे, और आपके सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ कितनी अच्छी है। और उसके आगे भी ऑब्वियसली बहुत सी जगह पे जाता है जहाँ पे आपको डेमो क्लासेस भी देनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को। तीसरा इसमें आता है अबाउट द स्कूल, अबाउट द इंस्टीट्यूट। तो एक तो आपके बारे में हो गया, दूसरा आपको जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में हो गया। और तीसरा इसमें आता है आप जिस संस्था में, जिस स्कूल में या इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके बारे में आपकी समझ कितनी अच्छी है, आप कितना उसके बारे में पढ़ के आए हैं, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपकी सीरियसनेस को दर्शाता है कि आप उस स्कूल में जॉब करने के लिए कितने एफर्ट्स आपने डाले हैं अपने एंड पे। तो ये तीन टॉपिक हैं। फोर्थ इसमें है पर्सनल एंड करियर चॉइसेस। आप जो भी काम करते हैं लाइफ में, उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो करियर चॉइसेस हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और स्कूल या इंस्टीट्यूट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये डेफिनेटली समझना चाहेगा कि आप कितना सुटेबल हैं, आप कल्चरली कितना फिट हैं उस स्कूल में काम करने के लिए, अगर आप किसी अच्छे स्कूल में इंटरव्यू देने जाते हैं तो ये 4 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं अपने बारे में, आपकी जो टीचिंग, हैंडलिंग क्लास, आपकी जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है इम्प्लीमेंटेशन वाली, उसके बारे में, जिस स्कूल में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके संबंध में। और फोर्थ है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी करियर चॉइसेस, आपकी सोच, आपकी हॉबीज, वो सब चीजें इन चारों एरियाज पे आपने ध्यान से तैयारी करनी है। भले ही आप किसी भी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं, चाहे वो फिजिकल मोड में हो, आपको स्कूल के जाके इंटरव्यू देना है या फिर आपने ऑनलाइन देना है, मोड चेंज हो सकता है बट क्वेश्चंस मोर और लेस सेम रहते हैं, वो उसी एरिया से पूछे जाएंगे। अब थोड़ा डिटेल में हम इसमें जाएंगे, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला जो पॉइंट इसमें आता है। तो इस ये जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अलग अलग वेरिएंट इसके हो सकते हैं। तो दे मे आस्क यू दैट प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या किसी और तरीके से घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट पूछा जरूर जाएगा। ये ऑलमोस्ट 100% हर इंटरव्यू में होता है। तो जब आप बताना शुरू करते हैं, आपने बेसिकली आपके एकेडमिक्स से शुरू करना होता है, आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उससे शुरू करते हैं और उससे लोएस्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपने पीएचडी करा है तो आप पीएचडी से शुरू करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन, फिर 12th और 10th। 10th से नीचे यूजुअली नहीं जाना होता है जब तक कि वो स्पेसिफिकली आपसे ना कहें। और अगर साथ में आपने बीएड वगैरह करा हो तो वो भी ऑब्वियसली आपने मेंशन करना है। तो एकेडमिक्स में आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन से शुरू करेंगे, लोएस्ट की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि आपकी जो अचीवमेंट रहे हो वो आप जरूर हाईलाइट करें। आपको कहीं पे गोल्ड मेडल मिला हो, कहीं पे प्रिंसिपल का स्पेशल एप्रिसिएशन मिला हो, आपने यूनिवर्सिटी टॉप करा हो, कॉलेज टॉप करा हो या क्लास टॉप करा हो, कुछ और एप्रिसिएशन आपको मिला हो, पेपर्स आपने पब्लिश करे हो, रिसर्च आपने करा हो, कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपका रहा हो, इंटर्नशिप आपकी रही हो, उसको जरूर हाईलाइट करें क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उसमें प्ले कर सकता है। एक्सपीरियंस अगर आपको है तो आप पहले आप एकेडमिक्स के बारे में बताएं, फिर आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, अपना जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस है उससे शुरू करें और उससे वापस आपने जाना है। और एक्सपीरियंस में थोड़ा रेलिवेंसी का ध्यान रखें। अगर आप सीबीएसई स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपने सीबीएसई से रिलेटेड संस्थानों का जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो वो आप मेंशन करें। अगर आपका स्कूल आईसीएसई स्कूल था, फिर भी जो जो उसमें समानताएं होती है दोनों बोर्ड्स में, उसका आपको पता होना जरूरी है और आप उन टॉपिक्स को पर्टिकुलरली स्पेशली तैयार करके जाएं। और एक्सपीरियंस को हाईलाइट करने की कोशिश करें कि आपका, भले ही आपने आईसीएसई स्कूल में पढ़ा है या स्टेट बोर्ड स्कूल में पढ़ाया है, बट स्टिल वो सीबीएसई स्कूल के लिए कैसे रेलिवेंट रहेगा, उस पर आपने ध्यान देना है। अकम्पलिशमेंट्स के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली आपको एक मौका देता है ये हाईलाइट करने का कि आपके क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं जीवन में। तो आपके लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और सामने वाले के लिए भी ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर के लिए। इंटरव्यूअर आपको समझना चाहता है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी, आपका एकेडमिक्स, आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं और कैसे आप अपने आप को अच्छे से उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है ये बताने की कि आपने क्या क्या लाइफ में अचीव करा है। जरूरी नहीं कि आप एकदम टॉपर ही रहे हों, बट स्टिल अगर आप किसी छोटे जगह से भी आते हैं, अगर आपने
हिंदी मीडियम में पढ़ा है, उसके बाद भी आपने इंग्लिश पर अच्छी कमांड कैसे एस्टैब्लिश करी, आपने छोटा छोटा एक्सपीरियंस, आपने बच्चों को कैसे हैंडल किया किसी पर्टिकुलर क्लासरूम में, किसी इंटर्नशिप में, किसी बीएड के प्रैक्टिकल के दौरान, वो सारी चीजें भी यहाँ पे मायने रखती हैं, वो भी आपने हाईलाइट करनी है। फोर्थ पॉइंट इसमें आता है स्किल्स दैट कैन हेल्प द स्कूल अदर देन टीचिंग एंड इंटरेस्ट। मोस्टली आजकल स्कूल जो है वो सिर्फ 4-5 घंटे की जॉब नहीं है स्कूल टीचर की, आप वहां जाते हैं, अपनी क्लास लेते हैं और वापस आ जाते हैं। और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट स्कूल की होती हैं। बहुत सारे टीचर्स सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे स्कूल रैंकिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेटिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी रिक्वायरमेंट रहती है, वो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने करना पड़ता है। कई कई बार बड़ी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो स्कूल ने कंडक्ट करानी पड़ती हैं, आपने कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। तो आपकी जो स्किल्स हैं आपके कोर सब्जेक्ट के अलावा जो स्कूल को हेल्प कर पाएंगी उन 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 जॉब्स में, उन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में, वो आपने हाईलाइट यहाँ पे करनी है। हो सकता है आपको ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लगे शुरू में, बट अगर आप स्कूल के दृष्टिकोण से सोचें तो उनको एक ऐसे बंदे की रिक्वायरमेंट है जो अपना काम तो अच्छे से करे, टीचिंग का, क्लास में पढ़ाए बच्चों को, जो है मोटिवेट करे, अपना सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए, बट साथ में स्कूल की ऊपर जो एडिशनल बर्डन पड़ा है बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स का, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप योगदान कर सकते हैं तो वो डेफिनेटली आपके फेवर में जाएगा। अगर मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास 2 लोग इंटरव्यू देने आए हैं, उसमें से एक बहुत अच्छा, उसमें से दोनों ही अच्छे टीचर हैं, सब्जेक्ट कमांड भी अच्छी है, बट एक के पास थोड़ी एडिशनल स्किल्स है, वो विलिंग है, मान लीजिए वो उनको एक्टिविटी प्लान करने का और हैंडल करने का एक्सपीरियंस रहा है, उनको वर्कशॉप प्लान्स करने का एक्सपीरियंस रहा है, तो आई वुड ऑफ कोर्स प्रेफर द वन दोज नो द वन हु हैज that additional experience, because tomorrow if I need, that person may actually help me, in running those activities smoothly। तो वो आपने यहाँ पे ध्यान देना है। स्किल्स अगर आप एडिशनल कुछ हैं और अगर आप आपका योगदान स्कूल में रह सकता है तो आप जरूर उनको हाईलाइट करें यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, टीचिंग रिलेटेड। एक तो हो गया आपका अबाउट योरसेल्फ, जिसमें आपने आपकी डिटेल सारी दे दी। दूसरा, हम टीचिंग से संबंधित आप बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थी उसमें। फर्स्ट आता है इसमें फिलोसफी। जब आप बीएड करते हैं, आप एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारी अलग अलग फिलोसफीज उसमें पढ़ाई जाती है। प्योरली थियोरिटिकल नहीं होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल पर बेस्ड है और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद बनाया गया है। तो आप क्लासरूम को कैसे हैंडल करेंगे, आप कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या आप उन्हें फेलिसिटेट करते हैं या आप एकदम स्पून फीडिंग करते हैं बच्चों की सब्जेक्ट को लेकर, उनका जो नॉलेज है वो उनको एक एक पॉइंट उनको बताते हैं, या फिर आप उनको गाइड करते हैं, एनकरेज करते हैं कि वो खुद से सवालों के हल ढूंढे, खुद से क्वेश्चंस का आंसर ढूंढे। तो वो आपने इस पर सोचना होगा कि आप कैसे उस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो क्लासरूम को आप कैसे हैंडल करेंगे। हर तरह के बच्चे क्लासरूम में होते हैं, कुछ बहुत जल्दी सीख पाते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे सीखते हैं। तो आप कैसे उस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप मोस्टली बच्चों को एक लेवल पर लेके आए, ताकि वो एक सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सके। तीसरा इसमें आता है, ये ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में होगा, जो भी सीरियसली आपका इंटरव्यू वहां पे हो रहा होगा, आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, और हो सकता है आपको उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएं। बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि पूछे जाएंगे, और उसके बाद बहुत अच्छी संभावनाएं हैं कि आपको डेमो क्लास देने के लिए भी बच्चों से के सामने बोला जाए। तो आपको टॉपिक तो ऑब्वियसली आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आप किसी रेप्यूटेड स्कूल में सब्जेक्ट टीचर के लिए जा रहे हैं, आपको टॉपिक, आपका सब्जेक्ट पे पूरी पकड़ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एटलीस्ट कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे तो आपकी बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो आप कभी भी हैंडल कर पाए, इंटरव्यू के दौरान भी आप हैंडल कर पाए। डेमो क्लास के लिए आपको बोला जाता है, यूजुअली डेमो क्लासेस होती हैं स्कूल्स में, जहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग टीचर्स बैठते हैं, बच्चे आपको जज करते हैं, बच्चों से पूछा जाता है कि ये टीचर्स आपको कैसे लगे, और उन टीचर्स से भी पूछा जाता है। तो आपने इम्प्रेस करना है बच्चों को, एक तो अपने नॉलेज से, अपने पढ़ाने के तरीके से, अपनी कम्युनिकेशन से, और जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं उनको भी आपने इम्प्रेस करना है। और कहीं ना कहीं वो जो एक आपका फ्रेंडली बिहेवियर होगा, आपका जो एटीट्यूड होगा, जो यू शुड हैव दैट स्माइल ऑन योर फेस, दैट कॉन्फिडेंस,
क्योंकि जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी यू शुड नॉट कम अक्रॉस एज अ राइवल, यू आर गोइंग देयर एज अ टीचर, एंड एज अ टीचर हु इज विलिंग टू सपोर्ट देम एज वेल इफ नीडेड। और बच्चों के केस में भी वैसा ही है, आपने एकदम वो बच्चों को आप क्लास में कमांड भी कर पाए, हैंडल भी कर पाए, और साथ में उनको एनकरेज भी कर पाए, वो फ्रेंडली एटीट्यूड भी आपके पास होना आवश्यक है, जो कि आपने डेमो क्लास में ध्यान रखना है। और इसके लिए आपने प्रैक्टिस बेसिकली करनी है घर पे। आपको, अगर आपको इमेजिन करके कि आपको ये सब्जेक्ट दिया गया, ये टॉपिक दिया गया, तो आप कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे और किस किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चंस को आप हैंडल करेंगे। तो ये आपने बेसिकली प्रैक्टिस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है डिसीजन लेने में। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। आगे हम चलते हैं। तीसरा एक आता है, आप जिस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। वो स्कूल कब एस्टेब्लिश हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या है, अगर कुछ स्पेसिफिक हाइलाइट्स हैं, कोई उसके कुछ टीचर्स को कुछ स्पेसिफिक अवार्ड्स दिए गए हैं किसी संस्था द्वारा या मिनिस्ट्री द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा, तो वो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर कि कोई बहुत ही फेमस और पुराना स्कूल है तो उसके बच्चों के जो अकम्पलिशमेंट्स है वो स्कूल हाईलाइट करता है। और जितना अच्छा स्कूल होगा जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उतनी ही ज्यादा संभावनाएं हैं कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। मतलब, और ये आपकी सीरियसनेस भी दर्शाता है। अगर आप स्कूल के बारे में पढ़ के नहीं गए हैं, तो अगर मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ वहां पे एज अ टीचर, देन मेरे लिए यू विल कम अक्रॉस एज समवन हु इज नॉट सीरियस अबाउट दिस जॉब। आपने सिर्फ जॉब का एड देखा, आपने अप्लाई किया, आपको कॉल आ गई और आप इंटरव्यू देने उसमें आ गए हैं। आपने तैयारी नहीं करी है, आप पढ़ के उसके बारे में नहीं आए हैं, और आप सीरियस नहीं है, तो आप लॉन्ग टर्म कैंडिडेट शायद नहीं हो सकते हैं उस स्कूल में जॉब करने के लिए। तो ये इसमें बड़ा ध्यान रखना है। वाई दिस स्कूल, आपके पास आपके एरिया में 10 अलग अलग स्कूल है, उसमें 10 अलग अलग जगहों पर वैकेंसीज हैं, आप हमारे स्कूल में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं, आप क्यों इंटरेस्टेड है इसमें जॉब करने में। तो ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस के द्वारा सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो बेसिकली समझना चाहता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है, आपने स्कूल के बारे में कितना पढ़ा है, और क्या आप लंबे समय तक स्कूल के साथ जुड़े रहने में इंटरेस्टेड हैं। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इसमें है। अब ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, स्पेशली जैसे अगर आप फ्रेशर हैं मान लीजिए, तो अगर आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या मान लीजिए बीएड आप कर रहे हैं या रिसेंटली आपने कंप्लीट करा है, आप गवर्नमेंट में ट्राई क्यों नहीं कर रहे, आप प्राइवेट में क्यों जॉब करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं समझना चाहूंगा कि आप, ऐसा तो नहीं कि आप पेपर आप एग्जाम दे रहे हैं बाकी, और आपका गवर्नमेंट में हुआ नहीं है इसलिए आपने प्राइवेट में जॉब करना है। दैट इज नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, स्कूल ओनर। मैं नहीं चाहूंगा ऐसे लोग मेरे स्कूल में एज अ टीचर जो कि कभी भी पहली अपॉर्चुनिटी पर जॉब छोड़ के चले जाए, फिर मुझे दूसरे लोगों को ढूंढना पड़ेगा ना। स्कूल हमेशा चाहता है कि लंबे समय तक लोग काम करें, हालांकि उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है जो लोग छोड़ के जाते हैं, बट फिर भी जो स्कूल के नजरिए से अगर आप देखें, और जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपने स्कूल के नजरिए से ही देखना होगा, तो वो आपको जरूर चाहेंगे कि आप लंबे समय तक उनके साथ काम करें। आपने टीचर क्यों बनना है, बेसिकली देयर आर सो मेनी अदर करियर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। तो यू शुड हैव सम आंसर टू दैट। आपको मतलब बच्चों से इंटरेक्ट करने में इंटरेस्टेड है, या आप टीचिंग के द्वारा सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, या मतलब आपको अच्छा लगता है अपना नॉलेज जो आपने गेन किया है उसको शेयर करना और एक बच्चों को डेवलप करना बेसिकली अच्छे फ्यूचर्स के लिए। यू शुड प्रिपेयर सम आंसर्स ऑन दीज क्वेश्चंस एज वेल। मे और मे नॉट, these questions may or may not come, but still you should have answer, क्योंकि अगर आप पहले से तैयारी करके जाएंगे, तो अगर आप 100 चीजों की तैयारी करते हैं उसमें से 10 पूछी जाएंगी तो आप उनका आंसर दे पाएंगे, बट अगर आप 10 की ही तैयारी करते हैं और उन 10 के अलावा कुछ और आपसे पूछा जाए तो आप इंटरव्यू में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और आप जानते ही हैं कि एक एक पोस्ट के लिए हजारों लोग अप्लाई करते हैं, तो एक एक अपॉर्चुनिटी इंटरव्यू की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप कोई भी मौका गंवाना तो डेफिनेटली नहीं चाहेंगे। तो तैयारी बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। नेक्स्ट इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट एजुकेशन सेक्टर। अगर बहुत ही अच्छा स्कूल है तो आपसे जरूर पूछ सकते हैं कि आप एजुकेशन सेक्टर के बारे में क्या जानते हैं, आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल की एजुकेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगी।
बहुत ब्रॉड में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक दो पॉइंट आपको पता होने चाहिए, कम से कम ये तो आपको पता होना चाहिए कि नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और वो स्कूल के लिए भी है, और कुछ ब्रॉड लेवल के 3-4 पॉइंट्स जो चेंजेस हैं वो स्कूल में आ सकते हैं उसके द्वारा। तो वो इतनी अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट इसमें आता है पर्सनल एंड करियर चॉइसेस। अभी ये चीज भी डेफिनेटली इम्पैक्ट करती है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है, क्या आपके हस्बैंड, मान लीजिए आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड अगर गवर्नमेंट जॉब में है, किसी और शहर में रहते हैं, आप किसी और शहर में जा रही हैं वहां पे, तो इट मे गिव एन इम्प्रेशन कि हो सकता है आप, आपको जैसे ही आपके जहाँ हस्बैंड रहते हैं, बाकी फैमिली रहती है, आप वहाँ जॉब छोड़ के चली जाएंगी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो टीचिंग में आपने क्यों जाना है? फ्रेशर से यूजुअली ये कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा। स्कूल ये आपने क्यों ज्वाइन करना है, इसी लोकेशन पर क्यों ज्वाइन करना है, आप अगर ग्वालियर में है तो आपने ग्वालियर में ही जॉब क्यों ज्वाइन करनी है। आप किसी बड़े शहर में जाके, अगर आप ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है तो आपको बड़े शहर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी कहीं और पे मिल सकती है, बट तो वो चीजें आपने उसके बारे में सोचना होगा बेसिकली। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या आंसर देंगे? क्वेश्चन अगर आप पहले से अज्यूम करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे, तो आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे उस चीज के लिए। ये मैं मानता हूँ किसी भी इंटरव्यू के लिए बहुत ही आवश्यक है। फैमिली स्टेटस एंड देयर रोल, आप मैरिड हैं, मैरिड होने जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करती है। फिर नेक्स्ट, और जो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लास्ट, वो इसमें आता है ऑन द डे ऑफ द इंटरव्यू। अगर आपका इंटरव्यू फिजिकल फॉर्म में है, मतलब अभी मोस्टली स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो आपने वहां पे जाके इंटरव्यू देना होगा। तो कुछ चीजों का आपने विशेषकर ध्यान रखना है। बी इन प्रोफेशनल अटायर। अगर आप स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो रिगार्डलेस आपकी चॉइस कैसी है या कितना भी मॉडर्न स्कूल है, अपने एंड पे आपने प्रोफेशनल अटायर ही पहनना है। जो भी, अगर आप मेल है या फीमेल है, जो अगर आप मेल है तो आपने अगर आप सूट पहन सकते हैं, मतलब ब्लेजर शर्ट और ट्राउजर और शूज पहन सकते हैं तो इट वुड बी बेटर। अगर नहीं तो फिर भी विदाउट ब्लेजर इवन शर्ट पैंट और शूज आप पहन सकते हैं। टाई का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी की टाई। अगर आप फीमेल हैं तो जो भी प्रोफेशनल अटायर आपके हिसाब से, साड़ी है या और भी जो है, आपने प्रोफेशनल अटायर में ही होना है। आपने डेफिनेटली टी शर्ट जीन्स और स्पोर्ट शूज में नहीं होना है। दैट विल सर्टेनली गो अगेंस्ट यू। As a school administrator, I would not like a teacher who is not professional enough, who cannot represent himself or herself in front of the classroom. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें रहने वाला है। थोड़ा पहले पहुंचने की कोशिश करें। आपको नहीं पता है, आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, अगर आपको लगता है कि आपके घर से वहां पहुंचने में आधा घंटा लगता है तो आप 45 मिनट्स मान के चलिए। आप कभी भी ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहेंगे कि आपने इंटरव्यू सिर्फ लेट पहुंचने की वजह से मिस कर दिया। सारी तैयारी धरी की धरी रह सकती है, और जो इतना एफर्ट आपने डाला है उस इंटरव्यू की कॉल को लेने के लिए, वो आप मिस कर सकते हैं। तो यू मे नॉट गेट दी अपॉर्चुनिटी अगेन, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे वहां पे जो ऑलरेडी वहां पहुंच चुके होंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाएं, साथ में उसकी फोटोकॉपी भी लेके जाएं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज काफी होती है आजकल, इसलिए अटेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपने, हो सकता है आपने ऑलरेडी आपका रिज्यूमे भेजा हो, साथ में स्कैन कॉपी भी आपने भेजी हो, बट फिर भी आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आए, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप डेफिनेटली उस समय उनको वो सबमिट कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पर ये कहना कि आपके पास नहीं है, या आपको नहीं मालूम था, या आप तैयार नहीं है, इट विल सर्टनली नॉट गो इन योर फेवर। वो अगेंस्ट में उसमें जाने की पूरी संभावनाएं उसमें बढ़ जाती है। तो वो आपने तैयार करके जाना है। तो बड़ा ध्यान इस चीज पर भी दें आप। हम भी वीडियोस डालते हैं और आप और भी जगहों से वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेते होंगे, बट अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है, आपका सबसे पहली बात तो आपका रिज्यूमे अच्छे से बनाया गया नहीं है, अच्छे से फॉर्मेटेड नहीं है, कवर लेटर आपने नहीं बनाया है, तो कॉल आने की चांसेस वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर कॉल आती भी है और अगर आप सीरियसली उसके लिए तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस ऑब्वियसली ऑलमोस्ट जीरो उसमें हो जाते हैं।
तो अगर आपको कॉल आ रही है इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छे से तैयारी करें, वीडियो जरूर आपको ये हेल्प करेगा। और एक और वीडियो हम डालेंगे 1-2 दिन बाद, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपना रिज्यूमे कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक मतलब बहुत बड़ा, इट प्लेज I would say more than 90% role in you know in letting that HR person decide whether he or she would like to call you for the interview or not. So we'll put a video on that also, and hope this would be useful for you. हम लोग डालते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज आपके लिए, और आप अपने एंड पे भी ट्राई करते रहिए. All the best and thanks for watching this. We'll again come back.